नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिग डिबेट। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और उस तेजी के साथ रोज नए विवाद खड़े हो रहे हैं, नए मुद्दे आ रहे हैं। ऐसा एक नया मुद्दा आया है आदिवासी बनाम वनवासी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उन लोगों को जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, ट्राइबल्स कहते हैं, उनको एक नया नाम देती है वनवासी। वो उनको आदिवासी नहीं मानती, वनवासी मानती है और इसको सबने मान लिया है कि बीजेपी मानती तो मानने दीजिए, संघ मानता मानने दीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब होता है कि जो आदिकाल से चला आ रहा है, वो जंगल का मालिक है, वो जमीन का मालिक है, वो जल का मालिक है। और आदिवासी को बीजेपी बदल रही है, वनवासी कह रही है। इसका मतलब उसकी पहचान को बदल रही है, उसके काम को बदल रही है और उसके कार्यक्षेत्र को बदल रही है। ये बदलाव क्यों हो रहा है? इन सारे मुद्दों पर राहुल गांधी ने चर्चा का एक नया विषय छेड़ दिया है और इसीलिए आज भी हम खुद इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। उन तमाम सवालों को लेकर अपने मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, चूंकि मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ होगा जिसमें हर विचारधारा के लोग होंगे और हम देखेंगे कि आखिरकार वो आदिवासी और वनवासी में क्या अंतर है, या आदिवासी रहने से या वनवासी रहने से क्या नुकसान होता है, या राहुल जी को क्या समस्या या बीजेपी को क्या फायदा है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। उसके पहले देखते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट, हमारे संवाददाता अतुल पाठक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ कई तरह की नई सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासी और वनवासी को लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा होना कोई नई बात नहीं है। दरअसल आदिवासी और वनवासी पर सियासी राज पैदा हो गया है। कांग्रेस समुदाय के लिए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करती है, जबकि बीजेपी और आरएसएस वनवासी शब्द का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में गुजरात के महुआ में बीजेपी को इस शब्द को लेकर जमकर घेरा था। हमें आदिवासियों को इज्जत देने वाला प्रदेश चाहिए, आदिवासियों को रक्षा करने वाला प्रदेश चाहिए और ये जो वनवासी शब्द है इसका प्रदेश हमें नहीं चाहिए। दरअसल भारत का संविधान जनजातियों को परिभाषित करने के लिए अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल करता है। कई आदिवासी लोग खुद को आदिवासी ही कहलाना पसंद करते हैं, जिसका मतलब है कि आदि निवासी। इसका इस्तेमाल सार्वजनिक बातचीत, दस्तावेजों, किताबों और मीडिया में किया जाता है। वहीं वनवासी का मतलब है जंगलों में रहने वाले। इस शब्द का इस्तेमाल संघ परिवार करता है, जो ईसाई मिशनरियों के चुंगल से बचाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम करता है। मुख्य जाति संरचना के बाहर पारंपरिक रूप से ये लोग एक यूनिट के तौर पर रहते हैं। हाशिए पर रहने वाले आदिवासी समुदाय के साथ वनवासी शब्द का इस्तेमाल उनकी अलग पहचान बताने के लिए किया गया था। आदिवासी समुदायों की बदलती संस्कृति और हिंदू धर्म से उनकी दूरी से चिंतित होकर रमाकांत केशव देशपांडे ने दूसरे सर संघचालक MS गोलवलकर के साथ मिलकर दिसंबर को छत्तीसगढ़ के जशपुर में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की थी। हालांकि शुरुआत में इसका मुख्य मकसद आदिवासियों का हिंदूकरण था। संघ का मानना है कि यह राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी था। समुदाय के बीच संघ की गतिविधि का फायदा बीजेपी को चुनाव के दौरान हमेशा मिला है। जनजातीय बंधु हो या आदिवासी हो या कोई भी बंधु, वो एक समाज में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि कुछ करना है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तो वो अपनी यात्रा करें पार्टी की, उसमें जो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपना प्रभाव छोड़ने में नाकामयाब सिद्ध हुए। वनवासी शब्द को साल 1952 में लाया गया। लोग जंगलों में रहते हैं, उन रूप से वनवासी कहा जाता है। साल 1930 में ब्रिटिश आदिवासी शब्द लेकर आए थे। अमेरिका में आदिवासियों को उनकी पहचान दिलाने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि वे पर थे। लेकिन वनवासी शब्द बताता है कि वे जंगलों के निवासी हैं। ये विवाद नया है। आदिवासी बनाम वनवासी शब्द को लेकर चल रहे विवाद के बीच कई लोग कहते हैं जरूरी नहीं कि आदिवासी समुदाय जंगलों में ही रहे। संविधान सभा की बहस के दौरान हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा बाद में संविधान सभा में आदिवासी प्रतिनिधि बने। आदिवासी शब्द का उपयोग करने पर जोर दिया। सवाल किया कि हिंदी में अनुवाद करने पर आदिवासी शब्द वन जाति क्यों बन गया। बहरहाल मध्य प्रदेश में आदिवासी शब्दों को लेकर सियासी पारा गर्म है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आदिवासी को लेकर छिड़ा सियासी द्वंद आखिर कहां तक पहुंचता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। निश्चित रूप से मुद्दा बड़ा है, आदिवासी बनाम वनवासी।
और आदिवासी बनाम वनवासी आज का विषय नहीं है, जैसा कि हमारी रिपोर्ट बता रही है कि 1950 से चला जा रहा है। इस मुद्दे को राहुल गांधी ने अब उठाया है, लेकिन राहुल गांधी ने मुद्दा ठीक उठाया है, बस छोटी सी चूक कर गए हैं। उन्होंने इसको नरेंद्र मोदी से जोड़ दिया। उनका टारगेट नरेंद्र मोदी रहते हैं, उनके नरेंद्र मोदी जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री, और राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। दोनों का टकराव साफ दिखाई पड़ता, पर उस सियासत में थोड़ी सी ऐतिहासिक चूक न की जाए, ये राहुल गांधी नहीं ध्यान रख पाए। उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने यह नाम दिया। नरेंद्र मोदी ने यह नाम नहीं दिया था, जैसा कि अभी हमारी रिपोर्ट बता रही थी कि 1950 से नाम चला आ रहा है और आरएसएस की तरफ से यह नाम दिया गया। लेकिन ये सवाल तो उठ ही गया जो राहुल जी ने उठाया है कि आदिवासियों को आखिरकार आदिवासी क्यों नहीं, उनको वनवासी क्यों न कहा जाता है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक पैनल मेरे साथ मौजूद है, मैं उनका परिचय कराऊंगा। तो आपसे सबसे पहले क्या कहते हैं, विनय द्विवेदी जी हैं, एक वे पत्रकार जो बड़ी तल्लीनता से बात करते हैं और बहुत ही डेमोक्रेटिक ढंग से बात करते हैं और सारी तथ्यों के साथ बात करते हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओम रघुवंशी जी एक्स एमएलए हैं और बड़े कांग्रेस के उन नेताओं में शुमार हैं जिनका परंपरागत परिवार से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे मुद्दों पर बड़ी सटीक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। अभी दोनों मेहमानों से बात करूंगा, मेरे साथ और मेहमान जुड़ेंगे धीरे से। सबसे पहले मैं विनय आपके पास ही आऊँगा कि आखिरकार ये मुद्दा जो आदिवासी बनाम वनवासी का चला आ रहा है, हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं हमारी पत्रकारिता के समय से, लेकिन अचानक राहुल जी ने एक नया विषय इसमें जोड़ दिया कि क्या वास्तव में आपको लगता है कि आदिवासी को आदिवासी कहना चाहिए, वनवासी नहीं कहना चाहिए, या राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है वो? देखिए अजय जी, असल में बात सीधी सी, राहुल गांधी इस समय जो राजनीति कर रहे हैं उनका टारगेट आरएसएस है। उनके बयान जो है एक के बाद एक कीजिए, वो शुरू से ही वो ये मानते हैं, उनका ये कहना है कि आरएसएस जो है वो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। राहुल गांधी की ऐसी मान्यता और सोच है। तो स्वाभाविक है कि आरएसएस चूँकि जो है आदिवासियों के बीच जो है वनवासी शब्द को लेकर काम कर रही है, वनवासी कल्याण परिषद उनका संगठन, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। और आरएसएस ने ये काम जो है तब शुरू किया जब जो है उनको ये लगा कि ईसाई मिशनरीज जिस तरीके से आदिवासियों के बीच काम कर रहे हैं तो उनको कैसे काउंटर किया जाए, क्योंकि धर्म परिवर्तन को लेके आरएसएस का आरोप हमेशा ईसाई मिशनरीज कर रहा है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी का जो आज का जो बयान है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। राहुल गांधी की राजनीति जो है एंटी आरएसएस है और हमलावर होते हैं, तो इसलिए वो सामने लेकर आते हैं। लेकिन सवाल है कि जिस तरीके से इसमें मैं एक आदिवासियों के हिंदूकरण को लेके जिस तरीके से चीज़ें जो है वो चली हैं कुछ सालों से, कुछ सवाल उठे हैं, क्योंकि तो 1960 में हमारी जो चंदा समिति थी जिसमें जिम्मेदारी दी गई थी कि संविधान में चूंकि आदिवासी शब्द नहीं है, वनवासी शब्द नहीं है, शब्द है, तो ये मामला आया था कि जनजातियों में लोग दूसरी जातियों को कैसे शामिल किया जाए। सवाल आया था उनकी भौगोलिक स्थिति, भाव, उनका रहन सहन, ये सब चीजें देख के तब जो है शामिल किया जाएगा उनको। तो उसका मतलब ये था कि आदिवासी जो है वो वर्ण व्यवस्था चूंकि नहीं है तो उस आधार वर्ण व्यवस्था है, तो इसलिए उनका हिंदूकरण करने का जो मामला सामने आता है वो जो है कहीं पर भी मुझे नहीं लगता है कि आदिवासियों के हिंदूकरण को लेकर आरएसएस की जो सोच है उसका कोई तारतम्य बैठता है आदिवासियों के साथ। अजय जी 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 मैं ओम रघुवंशी के पास आऊंगा। रघुवंशी जी, जैसा विनय द्विवेदी भी कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा है हिंदुत्व का वाला, उसके तर्क में चले वो, और आरएसएस ने नाम दिया वनवासी, उनका तो ठीक है, पर आप लोगों का एजेंडा मेरी समझ से परे नहीं आ रहा है कि आप तो इतने दिन से आदिवासी मान के चल रहे थे, आज अचानक मध्य प्रदेश की 47 सीटें याद आ गई क्या राहुल जी को जो आदिवासी, इसलिए आदिवासी बनाम वनवासी का नया मुद्दा उठा दिया उन्होंने? प्रश्न इस बात का है जी कि जब से इस पृथ्वी का जन्म हुआ और व्यक्ति आए तब उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि कौन किस जाति का है, कौन किस वर्ग का है और कौन कहाँ रहता है जी। ये जब से परिवर्तन आया है दुनिया में, उस परिवर्तन के साथ जातियों में, धर्म में, वर्ग में, हर चीज में व्यक्ति को बांटने की कोशिश की गई और इस कोशिश में आदमी इतना ज्यादा अलग अलग विभाजन हो गया व्यक्ति का, वो अपनी सारी सीमाएं तोड़ चुका है, चाहे देशों की सीमा हो, चाहे जाति की सीमा हो, चाहे धर्म की सीमाएं हो, सारी सीमाएं तोड़ करके और सब अपने अपने हित साधन करने में राजनीतिक एजेंडा बना लिया हर पार्टी ने। और जिस तरह से आरएसएस, ये हर व्यक्ति जानता है कि हमारे देश में या दुनिया में आदिवासी लोग हो या हम सब
आज से 500 साल पहले या 100 साल पहले जब हम यहाँ रहते थे, वह गिनती के लोग रहते थे। वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कौन आदिवासी और कौन क्या है। धीरे धीरे अपने कर्म के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर सबकी जातियों का विभाजन होता चला गया। अब इसमें किस तरह से फायदा उठाया जाए, ये निश्चित रूप से माना जाएगा कि इस दुनिया में सबसे दूर रहने वाला व्यक्ति जो गरीब था और जो जंगलों में रहता था, वो चाहे उसको आप कोई सा भी नाम दे दो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको उसके अधिकार देने की प्राथमिकता कब से शुरू हुई। और ये सब अधिकार अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग हो या दुनिया में जितने भी नेता रहे, उन सब ने पिछड़ी जातियों का, गरीबों का, इन सबको आगे लाने की कोशिश की। और उस कोशिश में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि सबसे दूर जो व्यक्ति था उस तक पहुंचने में उतना ज्यादा समय लगा। आज जो वनवासी है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले कहते हैं, हम लोग जनजाति कहते हैं। जनसंख्या की जनगणना हुई, जनगणना के साथ हमारे देश में जातियां, उपजातियां बनी, सब सेंसस ने अपना काम किया। जातियों की गणना देखा होगा आपने कि अभी एक मुद्दा बन गया है कि जातिवाद जनगणना की जाए। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे बिहार में मुख्यमंत्री, उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, उसके बाद उनका विभाजन हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही हर मुद्दे को राजनीतिक रूप से करने का है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल भी हो जाती है, क्योंकि जो दूसरे लोगों को समझ नहीं पाते हैं। आज आप देखें पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों को पट्टे दिए। तेंदुपत्ता का बोनस देने की प्रथा माननीय अर्जुन सिंह जी के जमाने से शुरू हुई। और ये सब सर वही तो और ये सब भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिकरण कर रही है। सर वही हमने सब चीजों को उनके हित में काम किया, लेकिन ये 50% पैसा उन सब चीजों का दूसरी गतिविधियों में, प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं, वो आदिवासियों तक उतना पैसा नहीं पहुंचता। वही तो मुद्दा उठ रहा है रघुवंशी जी कि अभी तक जब तक वो आदिवासी, जिसके लिए आपने वास्तव में बहुत कुछ किया, इंदिरा गांधी के लिए आदिवासी, इंदिरा गांधी को अकेले पहचानते नेताओं के रूप में, सिर्फ आज भी आदिवासी पहचानता है। आपकी बात से सहमत हूं मैं कि उन्होंने, आपने सब किया उनके लिए, लेकिन जब तक आपका वोट बैंक वो आदिवासी बना रहा, आपको 40 में से 38 सीटें, 47 में से 45 सीटें देता रहा, तब तक तो आपको याद नहीं आया कि आदिवासी की बनवासी है। अब जब वो सीटें कम होना शुरू हो गई तो आपको आदिवासी बनाम बनवासी याद आ गया। ये मुद्दा अब वन का जहां तक आप बात कर रहे हो, वनवासी, आदिवासी, जंगल में आज सारी सुविधाएं पहुंच गई हैं। वो कितने भी क्षेत्र में रहता हो, बहुत कम इलाके हैं जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ या पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई हो। सारी व्यवस्था हो गई, शिक्षा तक की व्यवस्था हो गई, उनके लिए अलग से स्कूल खोले गए आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। ये सब कांग्रेस पार्टी ने किया। और इंदिरा जी का एजेंडा था, वो जब भी किसी प्रदेश में जाती थी तो वो आदिवासियों के बीच में जाती थी। राजीव गांधी जी आदिवासियों के बीच में जाते थे और हर जगह एक सम्मेलन और इस तरह की कार्रवाई होती थी। आज मध्य प्रदेश क्या, हिंदुस्तान में इंदिरा जी को जितने दूर दूर के लोग जानते हैं, उनका नाम लेते हैं, जितने अंदर गहराई में जो लोग रहते हैं, वो इंदिरा जी को आज भी याद करते हैं, राजीव जी को याद करते हैं, लेकिन मोदी जी को याद नहीं करते। विज्ञापन में लाखों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद पिछले 8-9 साल में मोदी जी वो अपनी पैठ नहीं बना पाए, लेकिन दूसरे दलों को तोड़ करके सरकार बनाने का उनका एजेंडा चलता है। और उनकी पार्टी के लोग वनवासी और आदिवासी जैसे मुद्दे खड़े करना चाहते हैं, लेकिन हम तो वही खड़े हुए हैं जहाँ राहुल गांधी जी खड़े हैं। बिल्कुल मैं लौटूंगा, लेकिन मेरे साथ तो लाजपत आहूजा जी जुड़े हुए हैं, जो विचारक हैं और संघ के मामलों के जानकार भी हैं बहुत अच्छे। आहूजा जी, बहुत अहम मुद्दा उठ रहा है, इसमें बहस चल रही है हम लोगों की, आदिवासी बनाम बनवासी। आदिवासी 1952 में बनवासी संघ लेके आया शब्द। आप से हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये बनवासी कहने से या आदिवासी को बनवासी बनाने से कोई फर्क पड़ेगा? ये तो शब्दों का, केवल शब्दों का वो है जी। इससे वस्तुस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जी। और हम संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से क्यों ना चले? संविधान में क्या शब्द है? संविधान में जनजाति शब्द का उल्लेख है जी। तो हम फालतू की बातों में क्यों पड़ रहे हैं जी? सवाल ये आहूजा जी की संघ उसको बनवासी क्यों कहना चाहता था? आप क्योंकि संघ के मामलों के बहुत सारे अच्छे मुद्दे जानते हैं, इसलिए सवाल आपसे बन रहा है। संघ, देखिए, बोलचाल में आप उसको बनवासी कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन उसकी संवैधानिक स्थिति जो है, हम संविधान को मानते हैं, तो जनजाति शब्द को तो पूरी तरह से संवैधानिक है और संघ भी इसी को मानता है जी।
मेरे साथ रवि राज बघेल जुड़े हुए हैं, प्रांतीय प्रवक्ता हैं जयेश के। रवि जी, आप से सवाल ये है कि चूंकि आप उस संगठन का, उन लोगों का नेतृत्व करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये नया शिगुफा छोड़ा जा रहा है आदिवासी या बनाम वनवासी? निश्चित मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अभी जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे हैं तो दोनों ही पार्टी आदिवासियों को रुझाने के लिए जो आदिवासियों को कोई वनवासी बोल रहा है, तो इस टाइप से बोलना सरासर गलत है। आदिवासियों की एक जो पहचान है, आदिवासी की पहचान के रूप में इनको आदिवासी कहा जाए। हम ये पहले भी कई बार ये मांग कर चुके कि जो लड़ाई जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में लड़ी थी आदिवासी शब्द के लिए, ठीक है, संविधान में हमको अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स कहा गया है, तो ठीक है, अनुसूचित जनजाति आप कह रहे, जनजाति बोल रहे, ठीक है, लेकिन जो वनवासी कहना कहाँ तक उचित है? भाई आप आदिवासी की जो पहचान है, उसकी अस्मिता, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उनके रीति रिवाज के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करोगे तो आप आदिवासी के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो संविधान में उनको जो पहचान दी है, तो हम आदिवासी शब्द के लिए जो जयपाल सिंह मुंडा ने जो लड़ाई लड़ी थी, उसी लड़ाई को हम जयेश के माध्यम से लगातार लड़ते आ रहे हैं। और हम ये हमेशा से कहते आ रहे हैं, जब जब हमने देखा कि जितने भी संघ के या भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के कई जो राजनेता, उनके मुंह से हम लोग हमेशा ये सुनते आ रहे कि वनवासी, तो वनवासी का तात्पर्य क्या है? आप आदिवासियों को आदिवासी ना कहकर आप वनवासी कह रहे, ठीक है, संविधान में हमको ये दिया है कि जनजाति में, तो आप जनजाति बोल रहे हैं, हमको आपत्ति नहीं हो रही, लेकिन आप इस प्रकार से वनवासी बोलेंगे, निश्चित तौर पे हम लोग हमेशा से विरोध करेंगे। और भाई, आज के जो पढ़े लिखे युवा, जनजाति बोलने में क्या आपत्ति है? हमें अनुसूचित जनजाति बोलने में आपत्ति नहीं, लेकिन आप जो वनवासी शब्द बोल रहे हैं उससे हमें आपत्ति है। आप वनवासी की परिभाषा दिखाइए, आप क्या क्या है, वनवासी की क्या परिभाषा होती है, आप बताइए। मैं तो कह रहा हूँ कि अनुसूचित जनजाति, आप एक और देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति को विद्वान के आपने विराजे वहां पे बिठाया है, तो आप देश की सर्वोच्च पद पर आदिवासी राष्ट्रपति बैठी है, आदिवासी की पहचान आदिवासी देने में आपको क्यों आपत्ति है? राहुल गांधी उठा रहे हैं, मैं लौटूंगा। लाजपत जी आपको रोक रहा हूँ, रवि आपको भी विनय के पास। विनय है, दोनों बातें वो सही कह रहे हैं कि आहूजा जी कह रहे हैं कि संवैधानिक व्यवस्था ये है, बाकी अपने अपने हिसाब से संगठन या संस्थान जो भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक व्यवस्था उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। ये संघ का अपना एजेंडा हो सकता है कि वो वनवासी कह रहा है। फिर राहुल जी को क्यों समस्या हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। विनय जी आपको समझाइए थोड़ा, अगर लगे आपको। देखिए, मैंने जो पहली बार में जो बात कही थी, राहुल गांधी की पूरी राजनीति इस समय, देखिए, दो राजनीतिक केंद्र हैं हमारे देश में, एक भारतीय जनता पार्टी और एक जो है कांग्रेस। अब स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता माने या ना माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पीछे एक ताकतवर आरएसएस का संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी को ताकत देता है। तो स्वाभाविक है कि जब राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता का चेहरा है, तब राहुल गांधी जब राजनीतिक हमला करेंगे तो वो जो है आरएसएस के जरिए भाजपा पर ही हमला करेंगे। तो इसलिए ये जो बात उन्होंने कही है उसको इसी नजरिए से देखना चाहिए। दूसरी बात ये है, जैसे कि जो है जयेश के प्रवक्ता को आपने सुना होगा, दरअसल आदिवासियों में जो है वनवासी शब्द की स्वीकृति जो है नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जी, तो महामहिम राष्ट्रपति जी जो है उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि आदिवासी महिला के रूप में उन्हें पेश किया गया था, वनवासी शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था। जबकि आरएसएस जो है वनवासी कल्याण परिषद से तमाम संगठनों में सक्रिय है वहां आदिवासियों के बीच। तो राजनीतिक लड़ाई राहुल गांधी की जो है वो है, तो इसलिए स्वाभाविक है मध्य प्रदेश में। पर विनय भाई, मुद्दा तो वही उठ रहा है ना कि बीजेपी कभी भी, जैसा आहूजा जी भी कह रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं कि संवैधानिक व्यवस्था अनुसूचित जनजाति है, बीजेपी ने कभी भी उसको आदिवासी वनवासी नहीं कहा। संघ कहता है, संघ बीजेपी का सपोर्टर है, बैकअप करता है, ये भी हम लोग जानते, पर खुलेआम कुछ बात नहीं होती। ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी उसको नरेंद्र मोदी से जोड़ते हैं, इसका मतलब समझ से परे हो जाता है ना। नहीं, इसको बिल्कुल। अजय जी, मैं बीच में बोलना चाहूंगा। जी 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 जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश हैं कि अनुसूचित जनजाति ही बोला जाए, वनवासी नहीं। जी।
तो ये कैसे कह रहे हैं कि तो फिर आप लोगों के कार्यकर्ता उनको वनवासी शब्द से क्यों संबोधित करते हैं? ये तो कहीं ना कहीं देश के राष्ट्रपति का भी अपमान हो। देश में जो 10 करोड़ से ज्यादा जो आदिवासी रहे हुए उनके साथ भेदभाव है, उनके साथ गलत है, तो आपके जो कार्यकर्ता बोल रहे हैं, आपके जो नेता लोग बोल रहे हैं, तो उनको माफी मांगना चाहिए आपको देश से। आज भारत देश में 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश में देख लो 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी है, तो आपको उनको आदिवासी की पहचान को खत्म करने में लाजपत आहूजा साहब एक बड़ा मुफीद सवाल उठ रहा है। मैं बिना के लौटूंगा आपके पास कि आप कह रहे हैं कि आरएसएस के निर्देश है कि इनको अनुसूचित जाति कहा जाए, पर आरएसएस के प्रकल्प चलते हैं वनवासी कल्याण के नाम से। देखिए, मैं ये कह रहा हूं जी, माँ के कई नाम हैं जी, तो अगर माँ को कुछ भी कहा जा रहा है उससे संवैधानिक स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन अभी जो मेरी जानकारी है और मेरी अपनी जानकारी के हिसाब से जी, संघ की शाखाओं में संघ के कार्यकर्ताओं को अनुसूचित जनजाति शब्द उपयोग करने के लिए कहा जाता है। जी जी जी, अनुसूचित बिना आप कह रहे थे वो बात देखो, अगर आहूजा साहब विद्वान आदमी है, उन्होंने ये ठीक कहा कि संवैधानिक स्थिति क्या है, लेकिन बात यहाँ राजनीतिक मामला हो रहा है। यहाँ संविधान सभा की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है राजनीति। राहुल गांधी एक राजनीतिक व्यक्ति, उनका जो भाषण है, उनका जो बयान है, उसको लेकर बात हो रही है। देखिए, आरएसएस अगर जो है वनवासी शब्द को लेकर कैंपेन नहीं करती होती तो वनवासी कल्याण परिषद जो है बहुत बड़ा संगठन है, बहुत ताकतवर संगठन है और आदिवासियों के बीच बहुत काम कर रहा है। तो राहुल गांधी स्वाभाविक राजनीतिक बात करेंगे, क्योंकि ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करती है राजनीति में, राष्ट्रपति महोदय आदिवासी हैं, तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, जब वो सत्ताधारी दल के साथ जो उनका जो राजनीतिक टकराव है उसमें ये शब्द आएंगे ही आएंगे। लेकिन मैं जो कह रहा था, जो बघेल जी ने बात कही थी कि वो आदिवासी शब्द, दरअसल अभी भी जो हमारे देश के आदिवासी हैं उनमें जो है वनवासी शब्द की स्वीकृति नहीं है। वो आदिवासी शब्द को के साथ सहज हैं और इसीलिए वो अपनी जो है पहचान जो है वो आदिवासी शब्द के साथ ही बनाए रखना चाहते हैं। मैंने भाई वही मुद्दा होता, मैं ओम रघुवंशी जी के पास आऊंगा कि सारी बातें सही हैं कि आरएसएस ऐसा करता है, बीजेपी उसका लाभ लेती है, पर मुद्दा ये जो राहुल जी ने मुद्दा उठाया है कि आज अचानक नरेंद्र मोदी पर हमला क्यों? आदिवासी वनवासी तो बहुत दिन से चला रहा है वो मुद्दा कि क्या धीरे आरएसएस के माध्यम से उस इलाके में जहां राहुल जी की यात्रा चल रही, उस इलाके में आरएसएस का, जैसा विनय बता रहे हैं, उनका जो प्रकल्प है वनवासी कल्याण, वो बहुत काम कर रहा है। तो आपके मन में वो दहशत कांग्रेस को दिखाई पड़ रही है या कांग्रेस के हाथ को लग रहा है कि वो जो आदिवासी सीटें, जो पहला पुराना इंदिरा गांधी के जमाने में आपका वोट बैंक था, वो राहुल जी के जमाने में भी बना रहे? आपकी दहशत का अर्थ क्या है? नहीं, वोट बैंक की बात यहाँ नहीं है, यहाँ उनके विकास की बात है। अच्छा। और विकास जो करेगा उसको सब समाज, सब वर्ग साथ देंगे। पिछली बार जिस सरकार में चुनाव हुए थे, जब आज इससे 2018 में, तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की एसटी की सीटें कम हो गई थी। उसका कारण ही यही था कि वहां पर उन्होंने कोई विकास के काम नहीं किए और सारा का सारा वहां पर जितना भ्रष्टाचार हो सकता था वो हुआ। उसके बाद वहां के आदिम जाति कल्याण विभाग के जितने भी लोग थे, आदिवासी भाई थे, जो भी थे, उन सब ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया। और आज वही स्थिति गुजरात में भी हो रही है। जो दाहोद का आदिवासी बेल्ट हो या दूसरे जो बेल्ट है, वहां पर इन सब चीज़ों के कारण मोदी जी पर हमला करने की बात नहीं है राहुल जी की। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से लोग उनके पास से हट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से छिटक रहे हैं। इसलिए इस मुद्दे को कैसे विवादास्पद किया जाए और विवाद उठा करके किस तरह से राजनीतिक रूप से फायदा उठाया जाए। तो प्रश्न इस बात का है कि राहुल गांधी जी ने तो वही बात कही जो हमेशा से संविधान में कही गई है कि आदिवासियों को पूरा हक है। और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पहले से कई जगह राजा यहाँ पर आदिवासी वर्ग के रहे, कई छोटी रियासतें रहीं, कई बड़ी रियासतें रहीं, और उन्हें हमने आदिवासी के तौर पर ही जाना है। और उनमें भी कई वर्ग हैं, आपने देखा होगा, भारिया हैं, कोरकू हैं, गोंड हैं, कई जाति समाज है। लेकिन ये कोई बात नहीं कि उनमें सब में एक ही से संस्कृति या एक ही संस्कार हो या एक ही पारंपरिक रूप से एक ही धर्म को मानने वाले हो, लेकिन वो सब है एक साथ और वो सब अपने आप को आदिवासी कहलाना चाहते हैं। सब अपने आप को आदिवासी समझते हैं। और मुद्दा जो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि जैसा कि मेहमानों का कहना है कि ओम रघुवंशी जी खुद कह रहे हैं, विनय द्विवेदी का विश्लेषण था, आहूजा जी ने साफ कह दिया कि संघ की ऐसी कोई लाइन नहीं है। भले संघ वनवासी कल्याण आश्रम पे काम करता है, लेकिन वो अजय जी, मैं एक जी
कानूनी बात कहना चाहता हूँ। जी जी जी। अगर अभी आदिवासी शब्द भी उपयोग किया जा रहा है जी, और आदिवासी शब्द भी वहां तो संविधान में तो अनुसूचित जनजाति है जी, और अगर एक संगठन ने अपना रजिस्ट्रेशन वनवासी कल्याण परिषद के नाम पर कई दशक पहले कराया हुआ है तो उसको में क्या आपत्ति अब होने लगी? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल कांग्रेस के शासनकाल में ही रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। जी जी जी, मैं बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं कि आखिर मुद्दा वही है ना कि आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी वास्तव में अनुसूचित जनजाति है, वो उसको कोई नहीं कह रहा। उनकी पहचान किस चीज से है वो बनी रहे। अब आप उसको दूसरा नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान या रजिस्ट्रेशन, ये कोई आधार नहीं होता। वो आज का मुद्दा नहीं। आप किसी नाम के व्यक्ति को आप बोल देते हो कि ये लकी है या बंटी है, जो भी है, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम जो है जिससे उसकी पहचान है, आज पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाएगा तो आदिवासी लोगों के ही नाम से उनको याद किया जाता है, उनको पहचान मिली हुई है। और मैं इस बारे में बोल चुका हूँ, चाहे कोई भी समाज के गोंड हो, कोरकू हो या भील हो, भिलाला हो, सबको सब अपने आप को आदिवासी मानते। पर वो अजय जी जी जी, एक मुद्दा ये, चूंकि राजनीतिक इसमें स्वर निकल रहे हैं और राहुल गांधी जी का जिक्र है जी, तो राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा जी कि अभी जो टांटिया मामा का फांसी का जिक्र हुआ उसमें आरएसएस का हाथ है। हाँ, वो तो खैर ये नहीं, बड़ा अब कैसे वो नहीं, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं कि राहुल जी का वो टिप्पणी हम लोगों को भी आश्चर्यजनक लगी। कहा तो टांटिया मामा को 4 दिसंबर 1889 को फांसी दी गई। तब आरएसएस का कोई गठन नहीं था। नहीं साहब, यही साल डॉक्टर हेडगेवार जी के जन्म का है। इसी साल में 1889 में डॉक्टर हेडगेवार का जन्म तो हुआ था। मैं बस सर मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। बिल्कुल मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा डिबेट को। मानसिकता, कोई भी किसी मानसिकता का व्यक्ति टंटिया मामा की हत्या कर सकता है। उस समय आरएसएस थी या नहीं थी, या किसी भी मानसिकता। चलिए मैं गलत ट्रैक पे जा रहे हैं हम लोग। मुद्दा वो नहीं था जो राहुल जी ने बात की थी आदिवासी जैस के। रवि राज बघेल कह रहे हैं कि आदिवासी के लिए वो लड़ रहे हैं तो आदिवासी उनको पसंद है, लेकिन वास्तव में अगर मुद्दे की बात की जाए तो न आदिवासी सही शब्द है, न बनवासी सही शब्द है। सही शब्द अनुसूचित जनजाति, उस पर टिके रहना चाहिए। लेकिन सबकी अपनी अपनी सियासत। बिना कुछ कह रहे थे, बिना बहुत तेज टिप्पणी। संक्षिप्त में देखिए, अनुसूचित जनजाति शब्द जो है वो जो है वैधानिक रूप से शब्द है जो संविधान के बाद आया है। आदिवासी एक अस्मिता है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। अस्मिता जो है बिल्कुल अलग चीज है और कानूनी बात अलग। कानूनी बात मुद्दा पर वही है कि आदिवासी बने या बनवासी बड़े, बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। चाहे बीजेपी की चिंता हो, चाहे कांग्रेस की चिंता हो, राहुल गांधी वाली, उस दोनों की चिंता यह है कि मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी सीटें हैं। किस बहाने इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए, इसके लिए नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की जाए, या इसके लिए राहुल गांधी को टारगेट किया जाए, या इसके लिए जैस का आंदोलन हो, या इसके लिए संघ का अपना बनवासी कल्याण आश्रम करे। इन सबकी चिंता एक ही रहती है अंत में कि 47 सीटों पर फायदा उनकी पार्टी जिसको वो चाहते हैं, जिसको वो मानते हैं, जो उनके कण पर चलती, कैसे फायदा मिल पाएगा। ये प्रोग्राम बस यहीं तक, आज का ये प्रोग्राम बस यहीं तक। सारे मेहमानों का थैंक यू वेरी मच। रघुवंशी जी आपको, विनय भाई आपको, आहूजा जी आपको, रवि भाई आपको, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहीं जाइएगा मत, प्रोग्राम खत्म हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।